हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अकील अहमद एंड आज हम बात करने वाले हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बहुत ही एक अच्छे सब्जेक्ट के बारे में जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स। और थर्मोडायनामिक्स को हम समझने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ऑलराइट, तो जैसा कि आपको एक स्टेटमेंट दिख रहा है कि कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन, तो हमारा इंटेंशन यहाँ पे यही होगा कि हम सबसे पहले क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके बाद में हम ये समझने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन कहाँ से आया है और इस क्वेश्चंस के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। ऑलराइट, तो जैसा कि हम जानते हैं थर्मोडायनामिक्स जो है उसको 4 से 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो सबसे पहले हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर जो बेसिक एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे स्टेट के आपके पीसीएस एई में एग्ज़ाम पूछे गए हैं, यूपीएससी के इंजीनियरिंग सर्विसेज में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को हम उठाएंगे और वहाँ से भी उनके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, तो डिले नहीं करते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चंस को ही देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अगर फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करने जाएं तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका लाइक दिस वन, ये है बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है जिसमें नॉर्मली सिस्टम के ऊपर पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट विच इज़ गिवन बाई, मीन्स आप अगर देखेंगे एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट विच इज़ गिवन बाय व्हाट इट्स मीन, किस लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से ये दिया गया है। तो इसको समझने के लिए अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बेसिक जो आउटकम्स है उसके बारे में बात करेंगे, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का जो आउटकम होता है, फर्स्ट आउटकम होता है कि हीट इज़ अ पाथ फंक्शन, सेकेंड आउटकम होता है एनर्जी इज़ अ प्रॉपर्टी, थर्ड आउटकम होता है एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दे रहा है एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, दैट मीन इट इज़ द आउटकम ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एंड फोर्थ जो आउटकम होता है वो बोलते हैं परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड इज पॉसिबल। ऑलराइट, तो दिस बी विल बी द राइट आंसर। ओके, so now we'll see the second question. What are the properties of a thermodynamic system whose value for the entire system is equal to the sum of their value of individual part of the system? What it's mean? देखिए, हम सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली प्रॉपर्टी क्या होते हैं। तो प्रॉपर्टी जो सिस्टम के कैरेक्टर्स को डिफाइन करने के लिए होते हैं उनको प्रॉपर्टी कहा जाता है, ठीक है। और उस प्रॉपर्टी को दो तरीके से डिफाइन किया गया होता है। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है जिसको अपन क्या कह देते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और सेकंड प्रॉपर्टी जो होती है उसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो मास पे इंडिपेंडेंट होती है, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है मास पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप रूम को डिवाइड करके देखते हो, वो प्रॉपर्टीज़ जो डिवाइड हो जाती है, लाइक आप रूम को डिवाइड करके दो पार्ट में देखोगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम रहेगा, टेम्परेचर सेम रहेगा, एयर की डेंसिटी सेम रहेगी। मीन्स जो प्रॉपर्टी डिवाइड करने के बाद में भी डिवाइड ना हो, उन प्रॉपर्टीज़ को इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और वो प्रॉपर्टी जिसको अगर आप डिवाइड करके देखोगे, लाइक वॉल्यूम है, वॉल्यूम अपने आप में कम हो जाता है, तो अगर आप डिवाइड करोगे कम हो जाएंगे तो ऐड करने पे जुड़ भी जाएंगे, तो उस तरीके की प्रॉपर्टी को अपन कह देते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सो होप यू गॉट द आंसर। आगे के क्वेश्चंस के बारे में देखें, अगर थर्ड क्वेश्चन है तो थर्ड क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा है। तो इस थर्ड क्वेश्चन को अगर आप देखें तो बोल रहा है सीरीज ऑफ ऑपरेशन which takes place in certain order and restore the initial condition at the end is known as। इसका क्या मतलब है, वो ये कहना चाहता है अगर किसी भी स्टेट, किसी भी सिस्टम में जो प्रोसेसेस का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, अगर इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट आपका सेम हो जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे। इनके कहने का मतलब यही है। तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि जब इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट बोथ सेम हो जाते हैं तो उसको अपन साइकिल कह देते हैं, स्पेशली द थर्मोडायनेमिक साइकिल। ऑलराइट, फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, थर्मल कंडक्टिविटी। इसमें पूछ रहा है कौन कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो देखिए, इंटेंसिव प्रॉपर्टी मैंने क्या बोला, इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ मास, और एक्सटेंसिव मतलब इट इज़ डिपेंड ऑन द मास। अब इंटेंसिव को कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, जैसे मैंने बोला कि आपने देखा कि एक क्लास है या फिर एक क्लासरूम में आपने देखा एयर हर जगह एक इक्वल अमाउंट में भरा हुआ है। दैट्स मीन उस एयर की अगर अपन बात करने जाएँ, प्रेशर वो आपका सेम रहेगा, टेम्परेचर जो है आपका सेम रहेगा, उसकी डेंसिटी है वो सेम रहेगी। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो कि आप देखोगे मास पे डिपेंड नहीं करती है, मतलब वहाँ पे अगर आप देखने जाओगे तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ सेम रहने वाली हैं। तो इस तरीके की जो प्रॉपर्टी होती है उसको इंटेंसिव प्रॉपर्टी कह देते हैं, ठीक है।
अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे, जैसे वॉल्यूम है आपका, वॉल्यूम है वो अलग अलग होगा, ठीक है। अगर आप डिवाइड करके देखोगे वॉल्यूम अलग होगा। एनर्जी, हर फॉर्म ऑफ एनर्जी जो होगी वो अलग अलग होगी। आपने हीट कैपेसिटी एमसी की बात की, ये सब अलग अलग होंगी। तो इस तरीके की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होंगी। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आप देखो टेम्परेचर, आप रूम को डिवाइड करके देखो, क्या एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर टेम्परेचर वेरी कर रहा है? नहीं, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर सेम रहेगा, मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी। विस्कोसिटी, अब कोई भी लिक्विड है, अगर वाटर की विस्कोसिटी आप देखोगे 1 लीटर वाटर में हो या 10 लीटर वाटर में, विस्कोसिटी सेम रहने वाली है। स्पेसिफिक एंट्रोपी, देखिए स्पेसिफिक टर्म जहाँ पे भी आ जाता है वो प्रॉपर्टी अपने आप में इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो ये रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है। इट्स मीन कि अगर रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में बात किया जाए तो हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, जिनके आगे स्पेसिफिक टर्म अपने आप में जुड़ जा रहा है। जैसे अगर आप नॉर्मली बात किया जाए, डेंसिटी के बारे में बात कर लिया जाए, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास आपका एक्सटेंसिव, वॉल्यूम एक्सटेंसिव, तो ये आपका डेंसिटी जो बना वो आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन गया। मतलब यहाँ से एक स्टेटमेंट क्या आता है कि जो रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विल ऑलवेज बी अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। फोर्थ की अब देखें तो थर्मल कंडक्टिविटी। अब ये थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है? तो थर्मल कंडक्टिविटी जिसकी वजह से किसी भी मटेरियल में हीट का फ्लो होता है उसको थर्मल कंडक्टिविटी एक प्रॉपर्टी होती है। तो अब आयरन रॉड है, अगर 1 मीटर का आयरन रॉड है या 10 मीटर का आयरन रॉड है, उसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होगी वो हमेशा सेम रहने वाली है। अगर डायमंड है, डायमंड की थर्मल कंडक्टिविटी 2300 होती है, तो आपका डायमंड, छोटा डायमंड, बड़ा डायमंड, किसी भी डायमंड की प्रॉपर्टी सेम रहने वाली है। मतलब आप चारों को देखो तो चारों की जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो मास पे इंडिपेंडेंट है। दैट्स मीन इट इज़ द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये क्या कहना चाह रहे हैं, इन्होंने डायरेक्टली क्वेश्चन उठा रखा है, जो कि ये आपका देख सकते हो कितने सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए, हर ये किसी ना किसी एग्जाम में आपके पूछे गए हैं, ठीक है। तो नॉर्मली ये क्वेश्चन जो यूपीएससी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसी को उठा करके स्टेट पब्लिक सर्विस जो कमीशन होती है वो डायरेक्ट क्वेश्चंस को कॉपी करती है। ऑलराइट, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इन्होंने क्वेश्चन क्या बना रखा, हीट एंड वर्क आर। तो देखिए जो हीट और वर्क होता है वो पाथ फंक्शन होता है। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये पॉइंट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन क्या होते हैं। तो पॉइंट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनका साइक्लिक इंटीग्रल जो होता है ना वो आपकी ज़ीरो हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इनका डिफरेंस निकाल करके देखो इनिशियल और फाइनल स्टेट में जा करके, तो इनकी वैल्यू ज़ीरो आ सकती है। जैसे प्रेशर है या फिर वॉल्यूम है, इनकी प्रॉपर्टी ज़ीरो हो सकती है। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ हीट या साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ वर्क की बात कर दिया जाए, तो ये वैल्यूज़ कभी ज़ीरो नहीं हो सकती हैं, क्योंकि ये अपनी पाथ हिस्ट्री पे डिपेंड करती हैं। मतलब अगर आपसे बोला जाए कि दो प्रोसेस है, यहाँ पे ए से बी की तरफ आपको मूव करने के लिए जाए 1 से 2 की तरफ, इनका पाथ ये भी हो सकता है और इनका पाथ ये भी हो सकता है। अगर आप दोनों को कैलकुलेट करने जाओगे तो पता चलेगा कि इनकी जो वर्क डन होंगे या हीट इंट्रैक्शन होंगी वो अलग अलग होंगी, क्योंकि ये एरिया अंडर द कर्व पे डिपेंड करती है। लाइक अगर ये टी एस डायग्राम है तो आप नॉर्मली पढ़ते हो एरिया अंडर द कर्व ऑन टी एस डायग्राम इज अ हीट इंट्रैक्शन, ओके, और एरिया अंडर पी बी डायग्राम इज अ वर्क इंट्रैक्शन। तो अगर 1 से 2 का अगर हम एरिया देखेंगे तो कम आ रहा होगा, 1 से 2 का दूसरी प्रोसेस से जो एरिया देख रहे होंगे, लाइक ये बी है और ये ए है, तो ए पे जो हीट ट्रांसफ़र की जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा आ रही होगी। इट्स मीन ये प्रॉपर्टी जो है वो आपके पाथ पे डिपेंड करती है, मतलब वो कहाँ से आई हैं और किस तरीके से फ्लो होकर के गई हैं, तो अपनी पूरी पास्ट हिस्ट्री पे डिपेंड करती हैं, इसलिए इसको पाथ फंक्शन कहा जाता है। ऑलराइट, तो ये पॉइंट आपको और याद रखना है कि ऑल प्रॉपर्टीज़ आर पॉइंट फंक्शन एंड एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ऑलराइट, all properties are point function and exact differential, whereas heat and work is a path function and inexact differential. alright, तो ये पॉइंट आपको याद रखना होगा, ये कई सारे एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक है जी। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ओपन सिस्टम इज। तो ओपन सिस्टम या क्लोज सिस्टम, इनको समझने से पहले अगर हम थोड़ा सा समझ लें कि सिस्टम क्या होता है तो उसके लिए आगे इनको समझना आसान हो जाएगा। तो सिस्टम देखिए, एनी फिक्स रीजन इन स्पेस अपॉन विच आवर अटेंशन इज फोकस। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप एक कप ऑफ कॉफ़ी की एनालिसिस करने जा रहे हो, तो जो कप ऑफ कॉफ़ी होगा वो आपके लिए सिस्टम की तरीके से काम करेगा, ठीक है जी, वो सिस्टम की तरीके से काम करेगा। और जो उसकी जो कप ऑफ कॉफ़ी उसकी जो वॉल होंगी वो आपकी बाउंड्री की तरीके से काम करेंगी। और एक्सटर्नल टू द सिस्टम जितनी भी चीज़ें होंगी वो सराउंडिंग की तरीके से बिहेव कर रही होंगी, ठीक है। तो अब ओपन सिस्टम जो होता है
उसमें मास और एनर्जी बोथ का इंट्रैक्शन। आपने कॉफ़ी को रख दिया गर्म करके, कॉफ़ी गर्म है, ठीक है, तो वहाँ से आपने देखा हीट जो होगा धीरे धीरे रिलीज हो रहा होगा, और अगर आप इस कॉफ़ी को पी रहे हो मतलब यहाँ से मास का इंट्रैक्शन भी कर रहे हो, तो मास और एनर्जी का इंट्रैक्शन जहाँ पे होता है उसको ओपन सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब आपने उसी कॉफ़ी को एक थर्मस फ्लास्क में भर के रख दिया, ठीक है, एक नॉर्मल, एक पहले आपने किसी बॉटल में भर के रखा, जब आप उसको बॉटल में भर के रखते हो उसको सील्ड कर दिया आपने। अब क्या हो रहा है कि मास का इंट्रैक्शन नहीं हो रहा है। अगर वो बॉटल नॉर्मल है, वो इंसुलेटेड नहीं है, तो वहाँ पे फिर भी हीट का इंट्रैक्शन उसके दीवार से बाहर की तरफ हो रहा होगा, तो वही जो सिस्टम होगा क्लोज सिस्टम की तरीके से बिहेव करने लगेगा। और अगर आपने कप ऑफ कॉफ़ी को आप एक इंसुलेटेड थर्मस फ्लास्क में रख दिया, तो ना तो हीट का इंट्रैक्शन ना ही मास का इंट्रैक्शन हो रहा होगा, तो उस सिस्टम को आप आइसोलेटेड सिस्टम कह देंगे, ठीक है। तो एक ही सिस्टम आप ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड सिस्टम की तरीके से ऐसे एग्जाम्पल लेकर के आप समझ सकते हो। फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जितनी भी डिवाइसेज यूज होती है मोस्टली दे आर ओपन सिस्टम, ठीक है। लाइक आप टरबाइन की बात करो, कंप्रेशर की बात करो, नोजल, डिफ्यूज़र, कंडेंसर, इवेपोरेटर, एवरीथिंग इट इज़ गोइंग टू बिहेव लाइक अ ओपन सिस्टम, ठीक है। तो इनके क्वेश्चंस क्या है उसको समझ लेते हैं। और एन ओपन सिस्टम इज, अब आप देख सकते हो यहाँ पे बोल रहा है कि इज स्पेसिफिक रीजन वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी स्लैश मास टेक्स प्लेस। मतलब ओपन सिस्टम वो सिस्टम होता है जहाँ पे हीट और एनर्जी, हीट, वर्क या फिर आप कह सकते हो मास, तीनों के मतलब एनर्जी एंड मास बहुत का इंट्रैक्शन अगर हो रहा होता है तो उसको अपन ओपन सिस्टम कह देते हैं, ठीक है। तो ओपन सिस्टम के केस में ये चीज़ें आपको देखने को मिल रहा होगा। ऑलराइट, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको नॉर्मली मैच करना है चीज़ों को कि कैसे कैसे हो रहा होगा। तो अभी मैंने बोला क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच ओनली मास इंट्रैक्शन, ओनली एनर्जी इंट्रैक्शन टेक प्लेस, नो मास इंट्रैक्शन। मतलब आपने देखा, आपने एक पानी का बॉटल लिया, ठंडा पानी आपने लिया, उसको कैप लगा करके बंद करके रख दिया, कुछ देर बाद आप देखोगे वो जो पानी होगा वो धीरे धीरे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे आ जाएगा। मतलब पहले वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से नीचे था, आपने फ्रिज से निकाला था, और धीरे धीरे वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे आ गया। मतलब मास जो हो, सॉरी, मास तो सेम रहा, लेकिन जो एनर्जी का इंट्रैक्शन, हीट जो हुआ, धीरे धीरे आप उसमें एटमॉस्फेयर से हीट सप्लाई होती गई और उसका टेम्परेचर जो होगा वो बराबर हो जाएगा। मतलब क्लोज सिस्टम में क्या कह रहा है, यहाँ पे किस तरीके का इंट्रैक्शन मिलेगा, तो यहाँ पे ओनली एनर्जी इंट्रैक्शन, तो एनर्जी इंट्रैक्शन, हीट और वर्क इंट्रैक्शन दोनों हो सकता है एनर्जी इंट्रैक्शन, ठीक है। ओपन सिस्टम की जब बात करने जाते हैं तो ओपन सिस्टम में क्या होगा, हीट मास एंड वर्क इंट्रैक्शन तीनों हो जाएंगे। अब जो पंप होता है, पंप का क्या क्या काम होता है, देखिए पंप जो होता है वो एक ओपन सिस्टम है, पहली बात। और दूसरी बात, जो पंप होता है उसका काम क्या होता है, टेम्परेचर को, सॉरी, प्रेशर को इंक्रीज करना, ठीक है। प्रेशर को इंक्रीज करना मतलब जब वो रोटर, जो ब्लेड रोटेट कर रहा होता है, तो वो एनर्जी सप्लाई करता है किसके ऊपर, वाटर के ऊपर, ठीक है, या लिक्विड के ऊपर। उसके बाद में उसमें प्रेशर इन्हांस होता है, और प्रेशर इन्हांस होने के बाद में ही आप कहीं पे ले जाकर के उसको स्टोर करा पाते हैं, ठीक है। इसलिए आप हमेशा देखोगे पावर प्लांट साइकिल या कोई भी साइकिल, यहाँ पे प्रेशर कुछ और होता है, जो पंप से वो जो वाटर है या लिक्विड निकलता है तो उसका प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है, और उसके बाद में ही आप बॉयलर में सप्लाई करते हो, ठीक है। तो बॉयलर एक आपका हीट एक्सचेंजर होता है जो कांस्टेंट प्रेशर पे काम करता है। मतलब जो भी प्रेशर बढ़ा हुआ होता है वो प्रेशर यहीं से पंप की हेल्प से अपन बढ़ाते हैं, तो इंक्रीज इन स्टैटिक प्रेशर, ठीक है। तो इसको अगर अपन देखें तो इंक्रीज इन स्टैटिक प्रेशर यहाँ दिख जाएगा। अब टरबाइन का काम क्या होता है, अब आपने देखा जो बॉयलर होता है, बॉयलर में जब ये आप वाटर को भेजते हो तो यहाँ पे हीट की सप्लाई होती है, कोयले को जला करके हीट की सप्लाई दी जाती है, तो वाटर की स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ जाती है। उसके बाद में कांस्टेंट प्रेशर रहा होता है, फिर इसको अपन टरबाइन के ऊपर इंपार्ट कर देते हैं, ठीक है। और जब टरबाइन के ऊपर आप इंपार्ट करते हो तो यहीं के साथ में जनरेटर जुड़ा रहता है, और यहाँ से जो एनर्जी, रिमेनिंग एनर्जी बचती है उसको रिलीज़ कर देते हैं, और कंडेंसर के रास्ते से इसको वाटर फेज में कन्वर्ट कर लिया जाता है, और फिर ये साइकिल को कंप्लीट कराया जाता है। मतलब आप यहाँ से देख रहे हो जो टरबाइन का काम क्या है, वर्क को प्रोड्यूस करना, उसी के बाद में उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, ठीक है जी। तो टरबाइन जो होगा उसका काम क्या होगा, डिलीवरी वर्क, ठीक है। अब नोजल का काम क्या होता है, देखिए नोजल जो होता है आपका, नॉर्मली नोजल एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसका काम क्या होता है कि आपको काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करना होता है। मतलब क्या होता है, लाइक कुछ इस शेप में है, ठीक है। आपने देखा कि शुरुआत में एरिया कुछ ज़्यादा थी, एरिया ज़्यादा थे मतलब प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा रहा होगा। जैसे जैसे आप देख रहे हो इसकी जो शेप है, आप आगे जा कर के कॉन्ट्रैक्ट होता जा रहा है, मतलब एरिया को घटा रहे हैं आप,
एरिया को घटा रहे होंगे तो यहाँ पे कंटिन्यूटी इक्वेशन से देखोगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, सॉरी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जब वेलोसिटी बढ़ जाएगी, मतलब जब वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से मैच हो जाएगा। नोजल का काम जो होगा काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कराना, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, ऑलराइट। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन जो है which one of the properties given below is an intensive property। देखिए बार बार इस पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो तो जब पहला ही चैप्टर पढ़ते हो बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो वहीं से आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, देखिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आपको नॉर्मली मैंने बोला ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब काइनेटिक एनर्जी नहीं हो सकता है। वॉल्यूम को आप डिवाइड करके देखो बदल जाता है, एंट्रोपी की जो वैल्यू होती है वो बदल जाएगी, लेकिन कंपोजिशन जो किसी मटेरियल का होता है वो नहीं बदलेगा, ठीक है। अगर आप नॉर्मल कंपोजिशन की बात करो, थोड़ा सा वॉल्यूम होगा उसमें भी सेम रहेगा, ज़्यादा वॉल्यूम होगा उसमें भी सेम रहेगा, मतलब कंपोजिशन की जो वैल्यू होगी वो चेंज नहीं हो रही होगी, ठीक है। अगर डायरेक्टली क्वेश्चंस को समझ नहीं आता है तो आप एलिमिनेशन मेथड लगाओ, उसमें एलिमिनेट करके देखोगे तो अपने आप आपको ये नज़र आ जाएगा कि कौन सा राइट आंसर होगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे जो क्वेश्चन देखिए द लॉ व्हिच प्रोवाइड द बेसिक टेम्परेचर मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। देखिए टेम्परेचर मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की जब बात करने जाते हैं तो किस लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से अपन टेम्परेचर को मेज़र करते हैं, या कौन सा रोल प्ले करता है, या किस लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का आउटकम है टेम्परेचर मेजरमेंट। तो अगर उसकी बात करें तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर मेजरमेंट की बात करता है, लेकिन इसको ये रटने वाली बात होगी, इसको समझ के कैसे देख सकते हैं। तो अगर आप थर्मोडायनेमिक्स जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करने जाते थे तो कहते हैं कि बॉडी ए है, अगर थर्मल इक्विलिब्रियम बॉडी बी है, और बॉडी बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी सी है, ठीक है। अगर ये सेपरेटली एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में आते हैं तो बॉडी ए एंड जो सी होती है दैट विल आल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये तो आपका बेसिक आइडिया था, लेकिन अगर इसमें टेम्परेचर मेजरमेंट, या अगर आपसे बोला जाए कि कैसे आप इसको थर्मोमीटर के हेल्प से, थर्मोमीटर में कैसे इसको अप्लाई कर सकते हो, तो उसको समझने की अगर आप कोशिश करोगे तो ये अगर आपकी इंडस्ट्री है, ठीक है जी, ये आपकी इंडस्ट्री है, ये आपका थर्मोमीटर है और ये आपका कोई पर्सन है, ठीक है। तो अब इस टेम्परेचर को आप या तो इंडस्ट्री में मेज़र करो या फिर कहीं और ला करके अगर मेज़र करो, तो ये अगर एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में आ रहे होंगे तो किसी भी लोकेशन के अलॉन्ग में इक्विलिब्रियम में आ रहे होंगे, मतलब यहाँ से ये पता चलता है कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो आउटकम होता है, पहला तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम उसका आउटकम होगा, मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम उसका एक आउटकम होता है, दूसरा ये आउटकम इसका होता है टेम्परेचर कैसे मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नॉर्मली डिफाइन करता है टेम्परेचर को, तो यहाँ से आप देख सकते हो टेम्परेचर मेजरमेंट जो होता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हेल्प से होता है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो थर्मोडायनेमिक वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ। देखिए थर्मोडायनेमिक जो वर्क होता है, नॉर्मली अगर पीडीवी वर्क की, डिस्प्लेसमेंट वर्क की जब बात करने जाते हैं आप, तो यहाँ से आपको अगर प्रोसेस 1 से 2 है तो इसमें वॉल्यूम में चेंज देखने को मिलती है B1 एंड B2। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है W=PdB होता है, ठीक। अब ये जो PdB वर्क है, मतलब आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो प्रेशर है वो आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि आप ऐसे देखो रूम को दो तरफ डिवाइड करके देखोगे तो एक तरफ अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा 1.1 बार होगा, 1.01 बार होगा, तो दूसरी तरफ भी सेम प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब रूम को डिवाइड करोगे तो वॉल्यूम बदल जाता है, 1000 है तो 500 हो जाएगा अगर मिड में डिवाइड करोगे। तो ये प्रोडक्ट ऑफ क्या है, ये तो प्रेशर आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन वॉल्यूम जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और DB मतलब चेंज इन वॉल्यूम की बात किया जा रहा है। तो इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब ये प्रोडक्ट है इंटेंसिव प्रॉपर्टी का, लेकिन साथ ही साथ में जो चेंज हो रहा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यहाँ से आप इसको देख सकते हो, ऑलराइट। अगले क्वेश्चन को देखें अगर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उस क्वेश्चन को कैसे समझ सकते हो आप, देखिए पहला इसमें आप समझने की कोशिश करते हो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो देखिए बार बार आपको इस पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कौन सी प्रॉपर्टी इसमें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है उसको कैसे देखोगे, तो पहली बात रूम को डिवाइड करने से वॉल्यूम घट जाएगा, मतलब एक्सटेंसिव, ठीक है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। तो देखिए यहाँ पे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की जब बात कर रहा है ना, तो यहाँ पे देखिए आप जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम
अगर आप रूम को डिवाइड करके देखते हो तो वॉल्यूम जो आपका होता है वो क्या होता है, घट जाता है। मतलब टेम्परेचर सेम रहेगा। डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी ऐसे सोचो 1 लीटर वाटर की डेंसिटी 1000 है तो 10 लीटर वाटर की भी डेंसिटी सेम होगी। प्रेशर सेम रहने वाला है। मतलब एक्सटेंसिव जब प्रॉपर्टी की बात करने जा रहे हैं तो आप इसको देख रहे हो, वॉल्यूम इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब मैं कुछ इंटेंसिव और कुछ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में बता दूं। तो जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है आपकी प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक हीट, योर लीनियर एक्सपेंशन, योर स्पेसिफिक, ऑल टर्म ऑफ स्पेसिफिक, द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं। ठीक है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में अगर देखने जाओगे तो वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, योर हीट कैपेसिटी, तो ये सारी जो होती हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं। या तो आप इसको रिमेंबर कर सकते हो, उसके बाद वो एग्जाम में दिखेंगे तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे, या तो फिर आप एक बार दिमाग लगाओ कि क्या प्रेशर वेरी करता है, नॉर्मली देखोगे नहीं वेरी कर रहा है, टेम्परेचर नहीं कर रहा है, डेंसिटी जो मटेरियल की होती है किसी भी चीज़ की होती है डेंसिटी सेम रहने वाली है। थर्मल कंडक्टिविटी, अगर 1 मीटर आपका जो कोई भी वायर है उसकी सेम होगी तो 10 मीटर की भी सेम होगी। और ये आपका हीट एक्सपेंशन जो होता है, लीनियर एक्सपेंशन जो है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये भी सेम रहने वाला मटेरियल के लिए डिफाइन होता है। ठीक है, उसकी साइज पे डिपेंड नहीं करता है। तो इस तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, अगले क्वेश्चंस की अगर अपन बात करें, यहाँ पे इसको देखें तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस इन अ क्लोज कंटेनर इज अ, देखिए जब आपके पास कोई एक कंटेनर है, अब यहाँ पे आप ये देखने की कोशिश करो कि इसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ड्रॉपलेट्स होंगे, या फिर आप कह सकते हो जितने भी वाटर एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे, जितने ज़्यादा कॉम्पैक्ट भरे होंगे उतना ही ज़्यादा ये इस पर प्रेशर लगा रहे होंगे, ये इस पर प्रेशर लगा रहे होंगे। ठीक है जी। तो आपको समझ में आ गया, पहला तो ये फंक्शन ऑफ प्रेशर इज द फंक्शन ऑफ योर डेंसिटी तो हो गया, डेंसिटी ज़्यादा होगा तो प्रेशर ज़्यादा आपका इस पर अप्लाई हो रहा होगा। और साथ साथ में आप देखो पी बी इक्वल टू एम आर टी है। ठीक है, जो प्रेशर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और आपने ये देखा अगर इसमें टेम्परेचर में वेरिएशन किया जाएगा, टेम्परेचर लाइक हीट आपको यहाँ पे सप्लाई किया जा रहा है, तो इसमें मॉलिक्यूल्स होंगे दूर दूर भागने की कोशिश करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं आप देख रहे हो जो प्रेशर है, पहली बात तो डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो दूसरी बात वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। और ये स्ट्रॉन्ग फंक्शन आपका जो होता है डेंसिटी एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ऑलराइट, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं अगर, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट अ पाथ फंक्शन, इज नॉट अ पाथ फंक्शन। ठीक है, आपको पहले ये चीज़ देख रखना है, क्योंकि नॉर्मली हम पाथ फंक्शन दिख जाता है, नॉट नहीं दिखता है तो अपन हीट या वर्क पे टिक करके आ जाते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट अ पाथ फंक्शन। तो देखिए इसमें हीट और वर्क दो ही पाथ फंक्शन होते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी प्रॉपर्टी होती है, एंड ऑल प्रॉपर्टीज आर द पॉइंट फंक्शन। ठीक है, तो मतलब ये ऑप्शन हो जाएगा। और थर्मल कंडक्टिविटी इज आल्सो प्रॉपर्टी, मतलब ऑप्शन सी और डी दोनों होना चाहिए आंसर में। ठीक है, लेकिन उन्होंने आंसर में थर्मल कंडक्टिविटी लिख करके दे रखा था, तो आप इसको समझ सकते हो कि किस तरीके से अपन इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो इसमें दोनों ऑप्शन है, जहाँ पे दोनों ऑप्शन आए तो आप किसी को भी नॉर्मली टिक करोगे तो आंसर सही होना चाहिए, बट ऑप्शन में इन्होंने थर्मल कंडक्टिविटी दे रखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका इसी तरीके के क्वेश्चन गेट एग्जाम में भी पूछे गए हैं। ठीक है, कई सारे एग्जाम्स में, इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन दिख जाएगा। तो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, इसको वन बाय वन अपन एनालाइज करेंगे कि क्या कहना चाह रहा है। तो बोला गेज प्रेशर इन अ ट्रक टायर बिफोर एंड आफ्टर द जर्नी वाज रिकॉर्डेड एट 200 किलो पास्कल। देखिए इन्होंने बोला कि एक ट्रक का टायर है जिसमें जो इनिशियल गेज प्रेशर था P1, जो गेज है उसकी वैल्यू उन्होंने बोला कि 200 किलो पास्कल है। ठीक है, और जो P फाइनल है गेज प्रेशर, वो उन्होंने बोला 220 किलो पास्कल है। मतलब 20 जो किलो पास्कल का जो चेंज यहाँ पे देखने को मिला है। एट द लोकेशन वेयर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर वाज गिवन। देखिए जिसमें इन्होंने बोल रखा है कि इनिशियल कंडीशन में जो अब यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो दे रखा है दैट इज़ 100 किलो पास्कल, और जो टेम्परेचर दे रखा है वो आपका टी इनिशियल टेम्परेचर, मतलब जो टायर आपकी जब गाड़ी चल नहीं रही होगी तो उसका नॉर्मल टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बराबर होगा। तो ये आपका 27 डिग्री सेल्सियस। अब 27 डिग्री सेल्सियस से इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका 300
केल्विन आ जाएगा, 273 से आप ऐड कर दोगे। लेकिन आप ये जानते हो जब आइडियल गैस इक्वेशन लगाने जाते हो PB = mRT, तो आपको पता होता है जो P होता है एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, T जो होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। लेकिन जो वैल्यूज़ दी हुई है यहाँ पे गेज में दी हुई हैं, तो सबसे पहले आपको दिमाग ये लगाना है कि हम इसको कन्वर्ट करेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर में। तो जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, P एब्सोल्यूट जो होता है दैट इज इक्वल टू P गेज प्लस P एटमॉस्फेरिक। ठीक है जी। तो P इनिशियल में अगर आप बात करने जाओ कि 200 आपका गेज है और 100 एटमॉस्फेरिक है, तो ये आपका 300 किलो पास्कल हो जाएगा। ठीक है, P1। और P2 की जब बात करोगे तो 220 दिया हुआ है, तो 220 प्लस 100 तो 320 किलो पास्कल हो जाएगा। ठीक है, ये दो तरीके से आपको टेम्परेचर देखने को मिल गया। और टेम्परेचर T1 दिया हुआ है, T1 आपके पास में है, दिस इज 300 केल्विन। और आप जानते हो यहाँ पे जो टायर का जो वॉल्यूम होगा नियरली वो कांस्टेंट रहने वाला है। तो जब कांस्टेंट रह रहा है वॉल्यूम, तो यहाँ से आप देखोगे तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा, मतलब P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा। तो यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हो, जब PB = mRT है तो mR/B × T, और ये जो टोटल वैल्यू होगी वो आपकी कांस्टेंट हो जाएगी C। ठीक है, तो P1/T1 = P2/T2। आपके पास P1 की वैल्यू दिया हुआ है, P1 की वैल्यू 300 है, T1 की वैल्यू भी आपकी 300 है, P2 की जो वैल्यू है आपकी 320 एंड T2 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो T2 की वैल्यू जो होगी नॉर्मली वो आपकी 320 केल्विन आएगी। और 320 केल्विन को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे 273 से, तो आपको 47 डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 47 डिग्री सेल्सियस। ये आपका राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन पे, सेम क्वेश्चन पे 3 से 4 जगह क्वेश्चन देखने को मिला है इसी पैटर्न पे। जैसे अगर आप इसी के आगे जा कर के देखोगे तो एक क्वेश्चन सेम और मिलेगा, और सेम क्वेश्चन गेट में एक बार ही पूछा गया है, सेम क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज में दिख जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन बन जाएगा। एक बार इसको समझ लो आप, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, बस आपको गेज प्रेशर दिया रहता है, उसको सबसे पहले आप एब्सोल्यूट प्रेशर में कन्वर्ट करोगे। जब एब्सोल्यूट प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा और जो टेम्परेचर दिया रहेगा उसको हमेशा आपका इंटेंशन होगा कि उसको केल्विन में कन्वर्ट करें। जब तक वो केल्विन में आप कन्वर्ट नहीं करोगे तब तक उसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, ठीक है जी। तो अब इसके आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ये जो क्वेश्चन है इसमें बोल रखा है द कंडीशन फॉर द रिवर्सिबिलिटी ऑफ अ साइकिल। तो देखिए, रिवर्सिबिलिटी क्या होता है और इरिवर्सिबिलिटी क्या होता है, सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब रिवर्सिबल जो साइकिल होता है उनका काम क्या होता है कि जो उनकी फॉरवर्ड पाथ होता है, सेम पाथ जो होता है बैकवर्ड पाथ में सेम रहता है। इसका मतलब क्या होता है, अगर वो अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन करता है विदाउट लीविंग एनी इफेक्ट ऑन द सराउंडिंग, तो उस तरीके की जो प्रोसेस होती है उसको अपन रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने कोई स्प्रिंग लिया, स्प्रिंग एक इतना वेल डिजाइंड है, उसको आपने कंप्रेस किया फिर छोड़ा, आपने वो देखा उसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट जो होती है वो नियरली सेम आ जाती है। ठीक है, अगर कोई मटेरियल है वो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी में है, मतलब आपने उसकी लोडिंग कराया, उसको अनलोडिंग करा दिया, और लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के अंदर ही अगर आपने लोडिंग अनलोडिंग कराया तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन कर लेता है एट जेट। तो इस तरीके की जो प्रोसेसेस होती है नॉर्मली रिवर्सिबिलिटी के क्राइटेरिया में आ जाती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी जो प्रोसेस है वो आपका रिवर्सिबल हो जाए। तो सबसे पहली बात ये एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है जिसमें 100% रिवर्सिबिलिटी पॉसिबल नहीं होती है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको मान लिया जाता है कि ये आपके रिवर्सिबल के क्राइटेरिया में आ जाती हैं। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। इन्होंने क्या बोल रखा है, कंडीशन ऑफ रिवर्सिबिलिटी, तो बोल रखा है द प्रेशर टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस मस्ट नॉट डिफर अप्रिशिएबल फ्रॉम दोज ऑफ द सराउंडिंग एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसेस। इन्होंने पहला क्या बोला कि भाई इसमें जो टेम्परेचर प्रेशर है ना वो वेरी बिल्कुल नहीं करना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। बिल्कुल सही है, रिवर्सिबिलिटी का यही कॉन्सेप्ट होता है। अगला कोई बोल रहा है ऑल द प्रोसेसेस टेक्स प्लेस इन द साइकिल ऑफ ऑपरेशन मस्ट बी एक्सट्रीमली स्लो। बिल्कुल, जब प्रोसेस स्लो होगा तो उस पर जो सराउंडिंग पे आने वाला इफेक्ट होगा बहुत कम होगा। अगला बोल रखा है द वर्किंग पार्ट ऑफ द इंजन मस्ट बी फ्रिक्शन फ्री। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप रिवर्सिबिलिटी को अचीव करना चाहते हो तो फ्रिक्शन फ्री होना चाहिए। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव विल बी राइट आंसर। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव विल बी राइट आंसर, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट आपके लिए सही है।
गुजरात पीसीएस में पूछा गया एक क्वेश्चन है। तो ऐसे हर जगह आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब इसमें देखिए इरिवर्सिबिलिटी का क्या काम होता है, मतलब जो प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं वो इरिवर्सिबल होगा, मतलब उसमें कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होंगे, उसमें कुछ ना कुछ और प्रोसेस देखने को मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी कि आपको लाइक एग्जांपल के तौर पे अगर देखें तो अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन की बात किया जा रहा है, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन की बात किया जा रहा है। ये एग्जाम्पल होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस का। अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन की मतलब क्या होता है, फ्री एक्सपेंशन। जैसे आपने देखा एक टायर है ट्रक का टायर है, अचानक से उसने बस्ट किया, तो उसकी जो बस्टिंग हुई ना वो हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो इसमें देखो पॉलीट्रॉपिक एक्सपेंशन ऑफ द फ्लूइड जो है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन बहुत स्लो प्रोसेस है, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस, ये सारी चीज़ें आपकी रिवर्सिबिलिटी की क्राइटेरिया में आ जाती हैं। बस एक आपके पास अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन जो है, या आपको इसको फ्री एक्सपेंशन भी कह देते हैं, वो आपकी रिवर्सिबिलिटी में आ जाती है। ठीक है जी। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है और ये आपका राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने पूछ रखा है। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करती है। क्वेश्चन कई बार ऐसे एग्जाम में दिखे हैं, ऐसे गेट के एग्जाम में भी दिखेंगे क्वेश्चन क्या है, स्टील बॉल ऑफ मास 1 kg। इन्होंने बोला कि एक स्टील का बॉल है, ठीक है, जिसका जो मास है वो 1 kg है। स्पेसिफिक हीट जो है इसका सी जो दिया है वो आपका दे रखा है, सीपी की जो वैल्यू बात कर रहे हैं 0.4 है। ठीक है, सी दिया हुआ है 0.4 किलोजूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखो यूनिट को डिग्री सेल्सियस में दिया है, लेकिन इसका मतलब है कि कैलकुलेशन में आप इसको केल्विन में नहीं कन्वर्ट करोगे तो भी काम चलेगा। एट द टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री, मतलब इसका जो टेम्परेचर है वो 60 डिग्री सेल्सियस पे है। इट इज़ ड्रॉप इनटू 1 kg ऑफ द वाटर। ये आगे बोल रखा है कि 1 किलो यहाँ पे आपने पानी रखा है और इसको इसमें आपने ड्रॉप कर दिया। जब इसमें ड्रॉप कर दिया तो वाटर जो है इसका मास जो है 1 kg है। स्पेसिफिक जो हीट होती है वाटर की वो आपको पता है 4.18 होती है, या 4.2 लिख लो। ठीक है, और इनिशियल टेम्परेचर जो वाटर का है दिस इज़ 20 डिग्री सेल्सियस। ये 20 डिग्री सेल्सियस इसका वाटर का टेम्परेचर है। तो बोला फाइनल स्टेडी स्टेट टेम्परेचर ऑफ द वाटर विल बी व्हाट। अब आप ऐसे सोचो कि 60 डिग्री सेल्सियस पे कोई एक आपने देखा कि एक कोई बॉल है उसको आपने वाटर में अचानक से डाला, तो ये हीट ट्रांसफ़र 60 डिग्री से लेकर के 20 की तरफ हीट ट्रांसफ़र हो रहा होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हीट सप्लाई हो रही होगी बॉल के द्वारा, वो हीट का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा वो वाटर के द्वारा इनका बराबर होगा। और आप जानते हो कि जो हीट ट्रांसफ़र करने की जब बात करते हैं तो MC डेल्टा T होता है, ये आपको आइडिया है। तो यहाँ पे मास 1 kg है, सी की जो बात करने जा रहे हो 0.4 है, और टेम्परेचर ड्रॉप कहाँ करेगा, 60 डिग्री से करेगा, लेकिन पता नहीं है कि कितने डिग्री तक इसमें ड्रॉप हो रहा होगा, तो टी टेम्परेचर पे ड्रॉप करेगा। अगला वाटर 1 kg है, स्पेसिफिक हीट नॉर्मली 4.2 ले लेते हैं, और यहाँ पे जो टेम्परेचर में ड्रॉप हो रहा होगा ऑब्वियस सी बात है ये टेम्परेचर बढ़ेगा। ये 20 डिग्री है, इसमें अगर 60 डिग्री का टेम्परेचर का डाला जा रहा है तो इसमें टेम्परेचर में इन्हांसमेंट आएगा। अब देखो जो टेम्परेचर में इंक्रीज आया मतलब कुछ टेम्परेचर में चेंज आएगा, तो T-20 डिग्री सेल्सियस। देखिए यहाँ पे केल्विन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब यहाँ पे सब्सट्रैक्शन हो रहा होता है तो क्या होगा 273 कट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करके देखेंगे। अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए, अगर इसको सॉल्व करने जा रहे हैं तो लाइक अगर यहाँ से आप कर सकते हो 60 माइनस टी, और 4.2 को डिवाइड कर देंगे आप 0.4 से, तो आपको मिल जाएगा 10.5। ठीक है, टी माइनस और 210। ठीक है, ये चीज़ मिलेंगी। अब आप इसको करेंगे तो 11.5 आ जाएगा, 210 प्लस 60 करो और उसको डिवाइड कर दो अगर आप 11.5 से, तो आपको जो मिल रहा होगा टेम्परेचर जो मिल रहा है 23.5 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स मिल रहा है। ठीक है, 23.5 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स टेम्परेचर मिल रहा है। जो आंसर है आपका ये ए आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको बस ये देखना है, इन्होंने स्टेडी स्टेट कंडीशंस की बात किया, मतलब फाइनली जो यहाँ से हीट रिलीज हो रहा होगा वो वाटर में उतना ही टेम्परेचर जितना यहाँ से फाइनल टेम्परेचर आएगा, इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए वही टेम्परेचर वाटर तक हो जाएगा, वाटर के बराबर होगा। तो बस यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। यहाँ पे टोटल हीट का इंटरेक्शन, जो हीट रिलीज हो रहा है एक से और दूसरे में एब्जॉर्ब किया जा रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे।
ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा ध्यान से इसको भी आप देख लीजिएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, अ 120 वोल्ट इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटर ड्रॉ 10 एम्पियर। ठीक है, इसमें इन्होंने बी की जो वैल्यू है 120 वोल्ट दे रखा है और आई करंट जो दे रखा है आपका 10 एम्पियर दे रखा है। ठीक है जी। इट ऑपरेट फॉर 10 मिनट। अब ये इसको ऑपरेट कर रहे हैं, जो टाइम है आपका 10 मिनट है और 10 मिनट है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करोगे, सारी कैलकुलेशन एमकेएस यूनिट में होती है, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 600 सेकेंड आ जाएगा इन द रिजिड वॉल्यूम। जो वॉल्यूम है आपका रिजिड है। कैलकुलेट द वर्क डन ऑन द एयर। अब देखो, जो भी आपने देखा, जो आपके पास मानते हैं ये आपका कोई हीटर है, ठीक है, इस पे आई दिया हुआ है और बी दे रखा है जो इतनी वैल्यू है, और आप ये जानते हो कि P इजकल टू, जो आप पावर की बात करने जाते हो तो P इंटू बी आई होता है। ठीक है, अब बी आई और कितने टाइम के लिए लग रहा है, तो यहाँ पे T के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आप ये जानते हो जो पावर है ये 120 वोल्ट है, एम करंट है 10 है, और यहाँ पे जो टाइम दे रखा है 600 सेकेंड आ जाएगा। आप मिनट में इसको कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब वाट है, अगर आप उसको किलो जूल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वाट को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, और अगर जूल को आप वाट में कन्वर्ट करना चाहते हो, पावर के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो टी से जो टाइम है उसे डिवाइड करते हो। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा, ये 12720 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपके पास में ये किलो किलो जूल का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। मतलब जितना आप हीट की सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर में उतना वर्क डन के बराबर हो रहा है, तो आपके पास में ये ऑप्शन हो जाएगा। तो बस आपको ये समझने की कोशिश करना है कि यहाँ पे बस यूनिट का खेल है। आप जानते हो कि जब वो जो एनर्जी होती है उसको जूल में आप कैलकुलेट करते हो, जो पावर होता है उसको आप वॉट में कैलकुलेट करते हो। तो सबसे पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि जब जूल होता है, जो वर्क डन पर यूनिट टाइम के जब बात करते हो तो पावर बनता है। ठीक है, डब्ल्यू पर यूनिट टाइम की बात करते हो तो पावर बनता है। तो अब यहाँ पे अगर आप पावर के साथ टाइम को मल्टीप्लाई कर दोगे तो जूल बन जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पे अपन ने इस कैलकुलेशन को, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ऑलराइट, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एयर इज कंप्रेस्ड इन अ सिलेंडर सच दैट द वॉल्यूम चेंज फ्रॉम 0.2 से लेके 0.02 मीटर क्यूब तक। द इनिशियल प्रेशर इज इतना, इफ द प्रेशर इज कांस्टेंट देन द अप्रॉक्सीमेट वर्क डन इक्वल टू व्हाट। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एयर को हम कंप्रेस कर रहे हैं। अगर पीवी डायग्राम की बात करें तो एयर को हम कंप्रेस कर रहे हैं और किस वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हैं। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हैं, और जिसमें जो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, इनिशियल स्टेट पे अगर वॉल्यूम जो आपका 0.2 था तो फाइनल पे जो वॉल्यूम आ रहा है 0.02 है। ठीक है, और आप ये जानते हो एरिया अंडर द कर्व ऑन पीबी डायग्राम, एरिया अंडर द कर्व ऑन द पीबी डायग्राम जो होता है वो वर्क डन देता है, और एरिया अंडर द कर्व ऑन टीएस डायग्राम जो होता है वो हीट इंट्रैक्शन देता है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली कैलकुलेट भी कर सकते हो, ऐसे भी एरिया अंडर द कर्व निकाल दो, या फिर डिस्प्लेसमेंट वर्क से आप देखोगे तो पी डी बी, यहाँ पे जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है मतलब पी B2 माइनस B1, तो बी फाइनल जो है आपका B2, मतलब बी फाइनल जो है वो बी इनिशियल, तो ये आप समझ रहे हैं। तो प्रेशर आपके पास में दिया हुआ है 200, बी फाइनल जो है आपका माइनस में है, लाइक 0.02 माइनस 0.2। ठीक है जी, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो इसका कैलकुलेशन अगर आप करके देखें तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए 200 के साथ में, तो आपको कुछ कैलकुलेशन में मिल रहा है दिस 36। और आप ये जानते हो कि कंप्रेस किया जा रहा होता है, जब सिस्टम को कंप्रेस किया जा रहा होता है तो आप उस पर वर्क करते हो। और अब देखो वॉल्यूम में जो चेंज है, बी फाइनल जो वॉल्यूम है वो बी इनिशियल से कम है, मतलब वॉल्यूम में जो चेंज हो रहा है वो ड्रॉप देखने को मिल रहा है। तो जहाँ पे ड्रॉप दिखेगा मतलब ये जो वॉल्यूम घट रहा है मतलब उसको कंप्रेस कर रहे हो, और जब एक्सपेंशन होता है तो वॉल्यूम में इनलार्जमेंट देखने को मिलता है, तो जो एरो का डायरेक्शन होगा वो इस राइट वर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास में पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो था आपका एक बेसिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे था, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, इनमें मैच करने के लिए बोला है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और ये क्या मतलब इसका फाइनल आउटकम क्या है, इसके बारे में बात किया जाए तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो नॉर्मली होता है इंटरनल एनर्जी की बात करता है, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल क्यू इजकल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। यहाँ से आप हीट का वर्क में इंट्रैक्शन देखते हो, साथ साथ में इंटरनल एनर्जी आपको दिखती है। ठीक है,
सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है एंट्रोपी की बात करता है, क्योंकि इसीलिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को नॉर्मली बोला गया है कि इट इज़ द डायरेक्शनल लॉ, ठीक है। और जो डायरेक्शन डिफाइन करता है वो विद द हेल्प ऑफ एंट्रोपी डिफाइन करता है। अब जीरोथ लॉ ऑफ जो थर्मोडायनेमिक्स जो होता है वो टेम्परेचर को मेज़र करता है। अभी आपने देखा था जो थर्मोमीटर होते हैं या फिर आपके पास में थर्मल इक्विलिब्रियम की बात किया जाता है, वो आपकी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आता है। अब अगला जो है डी, थर्ड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। इसका क्या मतलब होता है कि अगर आपने एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर अचीव कर लिया तो उस जगह पे रेंडमनेस जो होती है वो जीरो हो जाएगी, मतलब जो एंट्रोपी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप कभी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को अचीव भी कर पाओ। तो ये जो पॉसिबल नहीं है एब्सोल्यूट जीरो अचीव कर पाना, तो मतलब ये पूरी की पूरी जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है बस एक पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट में आकर के सिमट जाता है कि अगर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर अचीव कर पाओगे तो वहाँ पे जो जो वहाँ पे एंट्रोपी की जो वैल्यू होगी जीरो हो जाएगी। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली होता ही नहीं है। ऑलराइट, तो ये आपके पास में कुछ ऐसा मैच था, आप इसको देख लेना। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो आप इरिवर्सिबल प्रोसेस की जब बात करने जाओगे तो अभी तक आपने पढ़ लिया था कि रिवर्सिबल प्रोसेस वो होते हैं जिसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट की जो वैल्यू होगी सेम हो जाएगी, ठीक है ना, सेम हो जाएगी, और उसमें विदाउट लिविंग एनी इफेक्ट ऑन द सराउंडिंग। इरिवर्सिबिलिटी की जब बात करने जाते हो तो सबसे पहले देखो आइसोथर्मल प्रोसेस को नॉर्मली रिवर्सिबल प्रोसेस कहा जाता है, क्योंकि हाईली इतना स्लो प्रोसेस होता है कि इसमें किसी तरीके का कोई इफेक्ट दिखता नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली इसको अचीव करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस पे अगर कोई डिवाइस बनाओगे तो सदियां लग जाएंगी एक प्रोसेस कंप्लीट होने में। एडियाबेटिक जो प्रोसेस होता है बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, लेकिन वो जो रिवर्सिबल और एडियाबेटिक होता है वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बन जाता है। थ्रोटलिंग प्रोसेस जो होता है, ये थ्रोटलिंग प्रोसेस जो होता है आपका इरिवर्सिबिलिटी हाईली इरिवर्सिबल होता है। इनका क्या काम होता है, जैसे आपने देखा है कि वाटर कहीं से फ्लो हो रहा है पाइप में, अचानक से आपने इसमें एक वॉल लगा करके इसको क्लोज कर दिया, तो ये जो आपने वाटर के पैसेज को जो ब्लॉक किया तो ये वाटर इस तरीके से फ्लो होने लगेगा। इस तरीके की जो फिनोमिनन होती है उसको थ्रोटलिंग कहते हैं, और थ्रोटलिंग यह हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहीं पे है, इफ इट एच रिफर्स टू हीट, एच एंथैल्पी है आपका, टी हीट है, ठीक है जी। तो इसमें टेम्परेचर देन थ्रोटलिंग प्रोसेस में क्या होता है, देखिए थ्रोटलिंग प्रोसेस नॉर्मली आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होता है, जिसमें जैसे आपने यही मैं बता रहा था कि वाटर यहाँ से फ्लो हो रहा है, आपने अचानक से कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा करके जो वाटर के फ्लो होने की या फिर कोई भी लिक्विड फ्लो होने की जो टेंडेंसी होती है इसको ब्लॉक कर देते हो। जैसे आपके जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, रेफ्रिजरेटर के नीचे पे एक कैपिलरी ट्यूब लगी रहती है, पतली सी कैपिलरी लगी रहती है, यहाँ से मोटे पाइप से आ रहा होता है रेफ्रिजरेंट, अचानक से आपने इसकी जो फ्लो है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो इस तरीके की जो फ्लो होती है इसको आइसेंथैल्पिक प्रोसेस कहते हैं, या फिर इसको थ्रोटलिंग प्रोसेस। और थ्रोटलिंग प्रोसेस में ये देखा गया जो एंथैल्पी की वैल्यू होती है H1 इज इक्वल टू H2 होती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो आंसर बी हो जाएगा। एंथैल्पी जहाँ पे इनिशियल स्टेट पे जो एंथैल्पी होगी उसकी वैल्यू जो होगी फाइनल स्टेट की एंथैल्पी के बराबर हो जाएगी। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोल रखा है, आ सिलेंडर कंटेन 5 मीटर क्यूब द आइडियल गैस एट द प्रेशर ऑफ 1 बार। देखिए यहाँ पे आपका वॉल्यूम जो है 5 मीटर क्यूब है, 5 मीटर क्यूब है, और जो प्रेशर दिया हुआ है 1 बार है, ठीक है जी, 1 बार प्रेशर दिया हुआ है। दिस गैस इज कंप्रेस्ड टू द रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस टिल इट्स प्रेशर इंक्रीज टू 5 बार। मतलब इसको आपने आइसोथर्मल पी बी इजकल टू कॉन्स्टेंट पे आपने कंप्रेस कराया, तो ये जो इक्वेशन बनता है, कुछ जो ग्राफ बनता है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है, और ये बोल रहा है ये आपने कंप्रेस कराया, सॉरी तो एरो का डायरेक्शन ऐसा होगा, तो यहाँ पे आपने कंप्रेस कराया, तो इन्होंने बोला कि जो पी बी डायग्राम है, तो शुरुआत में जो प्रेशर आपका था ये 1 बार था, और फाइनल में जो प्रेशर हुआ आपका 5 बार हुआ। तो जो वॉल्यूम है उसमें चेंज देखने को मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है वॉल्यूम में ड्रॉप आएगा। जब आप कंप्रेशन कर रहे होगे तो आप वर्क डन करते हो, वर्क डन ऑन द सिस्टम करते हो, तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आता है वो आपका नेगेटिव में आता है। और जब एक्सपेंशन हो रहा होता है तो एक्सपेंशन में आप वर्क जो एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हो फ्रॉम द सिस्टम, तो वो जो वर्क डन होता है वो पॉजिटिव में आता है। कंप्रेशन में वॉल्यूम घटता है, ठीक है, और जो एक्सपेंशन में प्रेशर घटता है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो इन्होंने बोल रखा है आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो फाइनल जो आउटपुट होगा वो क्या आएगा, तो यहाँ पे फाइनल आउटपुट जो कितनी आपको वर्क की सप्लाई करनी पड़ेगी, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए एक बेसिक सा आपको आइडिया है, दिस इज P1 B1 ln P1 बाई P2,
ये आपका बेसिक होता है, ठीक है। ये फार्मूला दैट इज इक्वल टू P1 B1 ln B फाइनल बाई B इनिशियल, ये सब तरीके से इस फार्मूले को आप आगे एक्सपेंड कर सकते हो। तो यहाँ आपके पास में जो डेटा दिया हुआ है, P दिया हुआ है 1, B दिया हुआ है 5, ठीक है। तो ये आपके पास में 5 बार हो जाएगा, 5 ये 1 है, ठीक है। अब ln में अगर आप बात करने जाएं तो हाँ ln जो है वो आपका कितना हो रखा है, क्या क्वेश्चन क्या है, सिलेंडर गैस कंप्रेशन डिस्कम्प्रेशन इज इतना, तेल प्रेशर इंक्रीज टू इतना, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो फाइनल जो इनिशियल जो प्रेशर था वो 1 था, फाइनल प्रेशर जो है आपका वो 5 है। तो ln 1/5 की बात करते अगर ln 5 की बात अगर अपन करें तो 1.6 आ जा रहा है, ठीक है जी। उसको अपन 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो ये जो आपके पास जो रिजल्ट निकल करके आएगा ना, ये जो वैल्यू आएगी वो निगेटिव में आएगी, -804.7 आ रही है, ठीक है। लेकिन ये जो वैल्यू निगेटिव में आने का मतलब क्या है, जब कंप्रेशन कर रहे होते हो तो सिस्टम पर वर्क करते हो, ठीक है। तो इन्होंने केवल मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रखा है, अगर साइन भी पूछता तो आप ये निगेटिव में लगाते, लेकिन इन्होंने केवल मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रखा है, मतलब जो फाइनल रिजल्ट आएगा ये आपका 804.7, बस ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ऑलराइट। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप समझोगे तो इस क्वेश्चन में इन्होंने नॉर्मली क्या बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज अ थर्मोडायनेमिक रिवर्सिबल। तो देखिए रिवर्सिबिलिटी की प्रोसेस जो होती है ना, इम्पॉसिबल टू अचीव होती है, तो आप उसमें ये ढूंढ लो कि कौन कौन सी इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो देखिए थ्रोटलिंग प्रोसेस इरिवर्सिबल, फ्री एक्सपेंशन इरिवर्सिबल, कांस्टेंट वॉल्यूम या कांस्टेंट प्रेशर पे जो प्रोसेस होती है वो थोड़ी फास्ट होती है, तो ये जो प्रोसेसेस नॉर्मली देखने को मिलती है वो इरिवर्सिबल इन नेचर होती है। लेकिन जो आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस होती है ना, ये प्रोसेस जो होते हैं आपकी रिवर्सिबल होती हैं। इस पॉइंट को आप याद रखना, रिवर्सिबिलिटी मतलब आइसोथर्मल कहीं दिख जाए तो रिवर्सिबल प्रोसेस की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि प्रैक्टिकली ये अचीव करना ही पॉसिबल नहीं होता है, इतना स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, द मोस्ट इफिशिएंट मेथड ऑफ कंप्रेशन ऑफ द एयर टू कंप्रेस इज। देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले आपके पास में पीबी डायग्राम पे जो रिप्रेजेंटेशन होता है वेरियस प्रोसेस की, उसकी बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें आपने देखा ये आपके पास प्रेशर कांस्टेंट होता है, ये वॉल्यूम कांस्टेंट, ये आइसोथर्मल, ये आपकी पॉलीट्रॉपिक, ये एडियाबेटिक, ये एक्सपेंशन की कैटेगरी होती है। एक्सपेंशन की कैटेगरी जब इसको अपन कंप्रेस करने जा रहे होते हैं तो जो कांस्टेंट टेम्परेचर है आइसोथर्मल यहाँ पे, पॉलीट्रॉपिक यहाँ पे और एडियाबेटिक यहाँ पे। अब आप जब कंप्रेस कर रहे होते हो तो आपको ये पता है कि जब कंप्रेशन की कैटेगरी में क्या करते हो, जब पीबी डायग्राम है, एरिया अंडर द कर्व ऑन पीबी डायग्राम वर्क इंटरेक्शन होता है, ये अगर आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये आपका पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है मतलब आपका यहाँ पे आप देखोगे तो आइसोट्रॉपिक प्रोसेस है, ये आपका एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ोगे उसी तरीके से एरिया अंडर द कर्व बढ़ता चला जाएगा। मतलब अगर आपको वर्क की सप्लाई करनी है तो आप चाहोगे कम से कम सप्लाई करनी पड़े, और कम से कम सप्लाई जो हो रहा होगा वो आइसोथर्मल प्रोसेस में हो रहा होगा। इसीलिए नॉर्मली बोला गया है कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेथड कौन सा होता है इन द केस ऑफ कंप्रेशन, तो आइसोथर्मल प्रोसेस इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड इन द केस ऑफ कंप्रेशन। लेकिन आप जानते हैं आइसोथर्मल जो प्रोसेस होता है वो इतना स्लो प्रोसेस होता है, अगर वो जो आइसोथर्मल नॉर्मल टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से हो रहा है, जो आपका लेटेंट हीट की वजह से होता है वो तो बिल्कुल आप अचीव करते हो, लेकिन जो सेंसिबल हीट की वजह से जो होता है वो अचीव करना बहुत ही नियर टू इम्पॉसिबल होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप वर्क डन देखोगे तो एज कम्पेयर टू पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस एंड एडियाबेटिक प्रोसेस जो वर्क की सप्लाई करनी पड़ेगी वो कम करनी पड़ेगी, इसलिए इसको आइडियली मान करके इसी पे कैलकुलेशन होता है। ऑलराइट, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की अगर अपन देखें तो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज द फंक्शन ऑफ इंटरनल एनर्जी। अगर देखिए अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में करने जाते हैं तो डेल क्यू इजकल टू डी यू आता है, ठीक है, फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए, क्योंकि यहाँ पे पी डी बी तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क डन जीरो हो जाता है, तो डेल क्यू इजकल टू डेल डब्ल्यू, डेल क्यू इजकल टू डी यू। और आप ये जानते हो डेल क्यू इजकल टू एम, कांस्टेंट वॉल्यूम है तो एम सी बी डेल्टा टी, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या देखा, जो डी यू आ रहा है दिस इज एम सी बी डेल्टा टी। और आप जानते हो कि इन द केस ऑफ आइडियल गैस या इन द केस ऑफ मोनोएटॉमिक गैसेस जो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, मतलब मास कांस्टेंट है, सी बी की वैल्यू भी कांस्टेंट आ जाएगी। तो यहाँ से जो इंटरनल एनर्जी होगी वो डायरेक्टली टेम्परेचर पे ही डिपेंड करेगा, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है इट इज़ द
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इट इज़ द फंक्शन ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ओनली। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, वर्क आउटपुट फ्रॉम अ सिस्टम इज एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी इन अ नॉन फ्लो। देखिए नॉन फ्लो मतलब क्लोज सिस्टम होता है और स्टडी फ्लो मतलब जो ओपन सिस्टम होता है, ठीक है। इसीलिए जब पावर प्लांट पढ़ते हो आप स्टडी फ्लो नॉर्मली आती है। नॉन फ्लो जब आप थर्मोडायनामिक्स में क्लोज सिस्टम की एनालिसिस करने जाते हो तो आइदर उसको क्लोज सिस्टम बोला जाता है या फिर नॉन फ्लो प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है। तो इन्होंने बोला वर्क आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम इज एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी इज अ नॉन फ्लो प्रोसेस कैरिड आउट। देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल क्यू इक्वल टू बी यू प्लस डेल डब्ल्यू। पूछा क्या रखा है, वर्क डन फ्रॉम अ सिस्टम इज एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी। मतलब इन्होंने बोला जो वर्क डन हो रहा है वो इंटरनल एनर्जी की वजह से आपको वर्क डन अगर मिल रहा है, मतलब यहाँ पे हीट इंटरेक्शन जीरो हो जाएगा। अब ये देख लो हीट इंटरेक्शन जीरो किस प्रोसेस में होता है, तो जब आप एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करने जाते हो तो एडियाबेटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें देयर इज नो हीट इंट्रैक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो यहाँ से जो डेल डब्ल्यू की जो वैल्यू होगी वो डेल यू के बराबर हो जाएगी, माइनस में टर्म आएगा लेकिन यू इनिशियल माइनस यू फाइनल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, ये कब देखने को मिलता है, जब सिस्टम आपका एडियाबेटिक होता है। तो इन द केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस जो वर्क इंट्रैक्शन हो रहा होगा वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाता है। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं, द एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर विल बी। देखिए एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर तब आपको मिलेगा जब टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हो जाए। और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कब होगा, जब मॉलिक्यूल्स में किसी भी तरीके के रेंडमाइजेशंस या मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाए। और वो कब होगा, जब मॉलिक्यूल्स जो होंगे सिस्टम के मॉलिकुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जीरो हो जाए। मतलब यहाँ से आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, टेम्परेचर आपको प्रेशर तब जीरो मिलेगा जब टेम्परेचर जीरो मिले, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और एब्सोल्यूट टेम्परेचर जीरो कब होगा, जब मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी भी तरीके की रेंडमाइजेशन, किसी भी तरीके मॉलिकुलर मोमेंटम जो होगा वो जीरो हो जाए, तब आपको ये देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर मोमेंट का जो मॉलिकुलर मोमेंटम है वो अगर सिस्टम का जीरो होगा तो उस सिचुएशन में जा करके आपको एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू देखने को मिलेगी। ऑलराइट, अब इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा सा देखने में ट्रिकी क्वेश्चन लगता है लेकिन काफ़ी आसान है। इसको समझते हैं कैसे यह है। एन आइडियल गैस कैन बी टेकन फ्रॉम द पॉइंट के टू एन। ये के से एन की तरफ लाया जा रहा है इन द थ्री डिफरेंट पाथ, के एल एन आया, के टू एन आया और के एम एन। तीन प्रोसेस से इसको लाया जा रहा है, एक तो इस प्रोसेस से, एक इस प्रोसेस से और ये इस प्रोसेस से, तीन प्रोसेस से लाया गया। तो इन्होंने बोला कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में आप इसको समझने की कोशिश करो। आप ऐसे देखते हो कि एरिया अंडर द कर्व ऑन पीबी डायग्राम जो होता है वो वर्क इंट्रैक्शन देता है। एरिया अंडर द कर्व ऑन टीएस डायग्राम जो होता है वो आपका हीट इंट्रैक्शन देता है। अब आप ऐसे देखो, जब आप के एल एन की तरफ जा रहे होगे तो एरिया जो होगा ये वाला एरिया, मतलब ये टोटल एरिया देखने को मिलेगा, तो इसकी वैल्यू कुछ और होगी। जब के से एन की तरफ जा रहे होगे तो ये टोटल एरिया दिखेगा, मतलब इसकी वैल्यू कुछ अलग होगी। और जब के एम एन, तो ये वाली पूरी एरिया मिलेगी, इसकी वैल्यू अलग होगी। आप ये समझ सकते हो कि जैसे जैसे पाथ चेंज हो रहा है उसी तरीके से जो वर्क का इंट्रैक्शन है वो चेंज होगा। और इसको पीबी को अगर टीएस पे रिप्रेजेंट करके देखोगे तो उसका हीट का इंट्रैक्शन वो भी आपका चेंज हो रहा होगा। मतलब ये समझ रहे हो कि जैसे जैसे प्रोसेस में चेंज आ रहा है उसी तरीके से यहाँ पे हीट का इंट्रैक्शन जो होगा वो चेंज होता रहेगा, वर्क का इंट्रैक्शन वो चेंज होता रहेगा। लेकिन आप ये जानते हो इसमें किसी भी प्रोसेस से जा रहे हो तो के टू एन ये आपकी कॉमन वैल्यू आ रही है। और आप इतना समझ रहे हो जो इंटरनल एनर्जी जो होता है ये प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ये पॉइंट फंक्शन होती है। और इसकी जो साइक्लिक इंटीग्रल होता है ना आपका डीपी की जो वैल्यू होती है जीरो। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि इसमें इंटरनल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट आ रहा है ये आपका हमेशा सेम रहने वाला है। मतलब के से एन के बीच का जो डिफरेंस होगा वो सेम रहेगा, बस यहाँ पे जो चेंज होगा हीट चेंज होगा, वर्क इंट्रैक्शन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इस ऑप्शन को देखने की कोशिश करो तो इसमें क्या रहा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग ईच प्रोसेस, ये आपका हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। इसमें किसी तरीके का कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, बाकी चीज़ों में आपको पूरा चेंज दिखेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। देखिए पहली बात आप ऐसे समझ लो, हीट, प्रेशर, वॉल्यूम ये तो अपने आप में प्रॉपर्टी है। अब हीट जो हो, हीट बोल रहा हूँ, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम ये अपने आप में प्रॉपर्टी है। लेकिन जो हीट है वो आपका एक पाथ फंक्शन है, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। तो जहाँ हीट और वर्क दिख जाए
वो प्रॉपर्टी की कैटेगरी में नहीं आएंगे। बस आपको टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये तीनों आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में इन्होंने बोल रखा है कि इट रिफर्स टू द थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम देन रिक्वायर्ड टू हैव। देखिए, अगर थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम को आप अचीव करना चाहते हो तो सिस्टम को मैकेनिकली इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, केमिकली इक्विलिब्रियम में होना चाहिए और थर्मल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, चेंज इन प्रेशर या चेंज इन जो फोर्सेस की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। केमिकल इक्विलिब्रियम में जो कंसंट्रेशन के चेंज जो आना चाहिए वो आपका जीरो होना चाहिए, और थर्मल इक्विलिब्रियम में जो चेंज इन टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो जीरो होनी चाहिए। तो इस तरीके की अगर इक्वलिटी आपको अचीव हो जाती है तो इस इक्विलिब्रियम को आप कह देते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ द वैल्यू ऑफ एन इज जीरो देन द इक्वेशन बिकेम व्हाट। अब यहाँ पे पी बी एन इजकल टू ज़ीरो है तो ये आपका कांस्टेंट, ये इक्वेशन क्या बन जाएगा। अब यहाँ पे आप इसको समझने की जब कोशिश करने जाते हो तो यहाँ से देखो, पी बी इजकल टू कॉन्स्टेंट है, ठीक है। अगर ये जीरो की वैल्यू है 1 तो यहाँ से आपको डायरेक्टली बी की जो वैल्यू है, आप किसी पे वैल्यू जीरो की वैल्यू होगी तो 1 आ जाती है, तो पी इजकल टू कॉन्स्टेंट, पी इजकल टू कॉन्स्टेंट मतलब कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, इन अ फ्री एक्सपेंशन ऑफ अ गैस, इन अ फ्री एक्सपेंशन ऑफ अ गैस बिटवीन टू इक्विलिब्रियम स्टेट वर्क ट्रांसफर इन्वॉल्व। देखिए, फ्री एक्सपेंशन, जहाँ पे फ्री एक्सपेंशन दिख जाए तो फ्री एक्सपेंशन के केस में जैसे टायर है, टायर अचानक आपका बस्ट किया, ठीक है जी, टायर अचानक से बस्ट किया, या फिर आपने देखा कि वैक्यूम बना हुआ है, आपने यहाँ पे गैस भर रखा है और अचानक से इस जो मेम्ब्रेन है ये फ्रैक्चर करे और पूरे उसमें गैस भर गया। तो इसमें जब पूरे उसमें गैस भर जाएगा तो जब डिस्प्लेसमेंट वर्क की बात करने जाते हो तो जो बाउंड्री है वो फ्रैक्चर कर गया तो इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट वर्क देखने को नहीं मिलता, मतलब चेंज इन वर्क की बात करोगे जीरो, चेंज इन हीट इंटरेक्शन की बात जीरो, लेकिन जब इंटरनल एनर्जी की जब बात करने जाते हैं तो ये आपका कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ से क्या बोला रखा है, इन अ फ्री एक्सपेंशन ऑफ अ गैस बिटवीन टू इक्विलिब्रियम स्टेट वर्क ट्रांसफर इक्वल टू व्हाट, जीरो, क्योंकि ये फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस है तो फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में वर्क डन आपको जीरो मिलेगा। अगला क्वेश्चन, द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम जीरो इज कॉल्ड। अब देखो, कौन से टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम होगा गैसेस की जीरो हो जाएंगी, तो आपने अभी पढ़ा था जब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की जब बात करने जाते हो तो बोलते हैं कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू अचीव, क्योंकि ये जब अचीव हो जाएगा तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो मॉलिकुलर मोमेंटम, किसी तरीके का कोई मोमेंट देखने को नहीं मिलता है। ऐसे सिचुएशन में अगर आप वॉल्यूम की बात भी करने जाओगे तो वो आपको ज़ीरो दिखेगा, ठीक है। तो पी बी इजकल टू एम आर टी, अगर टेम्परेचर जीरो तो वॉल्यूम भी आपका यहाँ से जीरो दिखेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आज अपन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तक के जो बेसिक जो आइडियाज़ हैं उनको पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे, जिसमें न्यूमेरिकल जितने पूछे गए हैं, आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बने हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अ फैन कंज्यूम 20 वाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एंड डिस्चार्ज एयर फ्रॉम द वेंटिलेशन रूम एट 25 kg पर सेकेंड। इन्होंने क्या बोल रखा है, जो पावर है एक फ़ैन है वो कितना ले रहा है, 20 वाट ले रहा है, ठीक है। और इसमें क्या बोल रखा है, मैक्सिमम एयर आउटलेट टेम्परेचर, और इसमें जो मास फ्लो जो रेट है, मास फ्लो रेट की जो बात कर रहा है वो 0.25 kg पर सेकेंड है। तो इन्होंने बोला कि इसमें आप जानते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहीं पे भी लगाया जा सकता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अपने पावर इतना दे रखा है, उस पर एनर्जी जो मास फ्लो रेट के साथ में काइनेटिक एनर्जी की अगर आप बात करने जाओगे हाफ mv², और ये मास फ्लो रेट के टर्म में वैल्यू दे रखा है, मतलब यहाँ पे kg पर टाइम, और टाइम ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई होगा जो लोड के साथ, ये जो पावर के साथ में, तो जूल में बन जाएगा, तो टोटल वैल्यू जो होगी वो जूल में आ जाएगी। तो पावर आपके पास में 20 वाट दिया रखा है, ये हाफ है, ये आपकी जो वैल्यू है 0.25 है। यहाँ से वॉल्यूम की वैल्यू, जो वेलोसिटी की वैल्यू वो आपको निकालनी है। तो ये अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो टोटल जो चेंज आपको देखने को मिलेगा दैट इज़ समथिंग बी की जब बात करने जाओगे तो 12.7 के अप्रॉक्स आपकी जो रिजल्ट है आपको वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली आपने क्या किया, बस जितना पावर सप्लाई कर रहे थे उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने निकाला, डायरेक्टली आपने एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाया, जिसमें जो पावर की यूनिट जो दे रखा है वो वाट में दिया है, और ये जो मास फ्लो रेट है किलो जूल kg पर सेकंड में, तो सेकंड को अगर ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई करोगे तो पूरी वैल्यू जूल में आ जाएगी, तो जो यूनिट है वो भी आपका इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इन अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस द रेशियो ऑफ T1/T2 इक्वल टू व्हाट।
अब देखिए यहाँ पे T1/T2 जो होता है आपका P1/P2 गामा माइनस 1 बाई गामा, दैट इज इक्वल टू B2/B1 गामा माइनस 1 होता है। तो आप यहाँ देख लो इक्वेशन कौन सा है, इक्वेशन ये है, तो P1/P2 गामा माइनस 1 बाई गामा, ये आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इन अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इक्वेशन PBN इक्वल टू कॉन्स्टेंट, n की वैल्यू अगर इनफाइनाइट कर दिया जाए देन द प्रोसेस टर्म विल बी व्हाट। तो n की वैल्यू PB n इजकल टू n की जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है। अगर n की वैल्यू को इनफाइनाइट कर दिया जाए, आप रिप्रेजेंटेशन की जब बात करते थे ये आपकी k की वैल्यू होती थी, k इजकल टू 0, k इजकल टू 1, k इजकल टू आपका ये 1 से ज़्यादा होता था, n से कम होता था, k इजकल टू 1.4। एंड फॉर आइसोमेट्रिक प्रोसेस या कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस जो k की वैल्यू होती थी दैट इज इनफाइनाइट। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला जो क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द एनर्जी। देखिए एनर्जी के लिए कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, तो एनर्जी इज नॉट अ प्रॉपर्टी, पहली बात गलत हो गया। एनर्जी इज अ पाथ फंक्शन, ये भी गलत हो गया। चेंज इन एनर्जी बिटवीन टू स्टेट ऑफ द सिस्टम इज द डिफरेंट फॉर द पाथ, नो, ये क्या होता है, पाथ को फॉलो नहीं करता है। तो यहाँ पे जो चेंज इन जो एनर्जी की बात करोगे, मतलब साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ द एनर्जी की जो वैल्यू होती है जीरो हो जाती है, और मतलब प्रॉपर्टी की जीरो है। एनर्जी आपने देखा ये सारी प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आते हैं, इनका साइक्लिक इंटीग्रल जीरो हो रहा है, मतलब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल की कैटेगरी में आते हैं। तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखो, द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। देखिए जो बिना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट को अगर टेम्परेचर को मेजर कर देता है तो उसको पायरोमीटर कहते हैं। और इनमें क्या होता है, आपको फिजिकल कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं होती, रेडिएशन की हेल्प से इसका मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, अगला है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन कितना होगा। तो आइसोथर्मल के लिए जो वर्क डन होता है C(ln(B फाइनल B इनिशियल बाई B फाइनल दैट इज इक्वल टू C(ln(B इनिशियल B फाइनल बाई B इनिशियल। तो ये आपका C विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाँ जी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट की बात किया जा रहा है, मतलब देखो साइक्लिक इंटीग्रल किसी भी प्रॉपर्टी की जीरो हो जाएगी, वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। और इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल जो होता था, जो हीट और वर्क का इंट्रैक्शन होता था, ये कभी साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ हीट और जो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ वर्क जो का होगा वो कभी ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड करते हैं। तो जैसे जैसे पाथ चेंज होगा वैसे वैसे इनकी जो वैल्यू होंगी वो चेंज हो जाएंगी, तो कभी इनका साइक्लिक इंटीग्रल की जो वैल्यू होगी जीरो नहीं हो सकती है। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एनर्जी, एनर्जी जो आपका होता है पॉइंट फंक्शन होता है। ठीक है, तो एनर्जी इज अ पॉइंट फंक्शन और ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल भी होता है। अगला पॉइंट देखिए, द हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। तो हीट कैपेसिटी के बारे में जब आप बात करने जाते हैं तो हीट कैपेसिटी इज नथिंग बट m/c होता है। तो मास इनटू स्पेसिफिक हीट का जो प्रोडक्ट होगा वो आपका हीट कैपेसिटी हो जाएगा, इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हैज़ एयर ऑफ 600 किलो पास्कल 290 Kelvin and volume is 0.01 meter cube. During the constant pressure process, if it give 54 kilojoule of work, then the final volume will be what? अब बताइए, अगर यहाँ पे बोला जा रहा है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, ये पीबी डायग्राम है, मतलब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इन्होंने बोला ड्यूरिंग द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस इफ इट गिव 54 किलो जूल ऑफ वर्क, मतलब इट गिव मतलब जो सिस्टम से आपको वर्क मिल रहा है, जब सिस्टम से वर्क मिल रहा होगा तो आपने देखा जो वॉल्यूम होगा एक्सपेंशन, मतलब इसमें जो वॉल्यूम में होगा कुछ इलार्जमेंट देखने को मिलेगा। तो अब ये देखिए एरिया अंडर द कर्व निकाल दो या पी डिस्प्लेसमेंट वर्क निकाल दो, तो डब्ल्यू इजकल टू पी डी बी। अब ये आपको पता है 54, प्रेशर आपको इनिशियल प्रेशर पता है 600 किलो पास्कल, वॉल्यूम में चेंज देखना है, मतलब बी फाइनल माइनस बी इनिशियल, तो 0.1 आपको दिख गया। अब 54 जो है आपका वो किलो जूल में है, ठीक है, किलो पास्कल आपका प्रेशर भी दिया हुआ है, तो 54 डिवाइडेड बाय अगर आप 600 करेंगे तो आपको जो टोटल वैल्यू निकलती है 0.09। अब यहाँ से जो बी अगर आप निकालोगे तो उसको 0.1 के साथ में ऐड कर दोगे, तो जो टोटल वैल्यू आपको दिखेगी वो 0.1 मीटर क्यूब, ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ये आपके लिए आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पे ये देखना था कि जो डिस्प्लेसमेंट वर्क है वो आपको ऑलरेडी दे रखा है, आप एरिया अंडर द कर्व निकाल दो तो वहाँ से आपको ये देखने को
मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है, अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, एन की वैल्यू -1 दे रखा है, इनिशियली पी एंड बी की जो वैल्यू है 0 है, एंड प्रोसेस में पी फाइनल और बी फाइनल की जो वैल्यू वो दे रखी है, तो वर्क डन इक्वल टू व्हाट। अब देखिए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में अपन क्या करते थे, जब वर्क डन निकालते थे तो P1 B1 माइनस P2 B2 डिवाइडेड बाई n-1। यहाँ पे P इनिशियल B इनिशियल की वैल्यू 0 दे रखा है, तो यहाँ से माइनस P2 B2, तो ये आपको 600, B2 की वैल्यू जो है 0.01 दे रखा है, n की जो वैल्यू है माइनस में है, तो -1 -2 बन जाएगा, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ से आपको जो 3 होगा वो रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फॉर एन आइडियल गैस एंथैल्पी इज रिप्रेजेंटेड बाय, देखिए एंथैल्पी कुछ रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो H इक्वल टू U प्लस PV के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप ये अच्छी तरीके से जानते हो, एंथैल्पी इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द फ्लोइंग फ्लूइड, जो ये इंटरनल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट वर्क है ना, इस टर्म में आप इसको रिप्रेजेंट करने जाते हो, तो PV इक्वल टू आइडियल गैस इक्वेशन से PV इक्वल टू MRT भी लिख सकते हो। अगर ये स्पेसिफिक टर्म में है तो U इक्वल टू RT भी आप लिख सकते हो, क्योंकि PV इक्वल टू MRT होता है, तो यहाँ से आपको ये जो वैल्यू होगा, आंसर B विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एनर्जी इन स्टोरेज। ठीक है, अब आपने देखा किसी बॉडी में कोई एनर्जी एसोसिएटेड होती है बिकॉज ऑफ उसकी एग्जिस्टेंस जो मॉलिक्यूल्स की वजह से, तो उस एनर्जी को अपन इंटरनल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस आज पर, देखिए जो हीट का इंट्रैक्शन हो रहा होता है, लाइक आपने देखा कि यहाँ पे लाइक 500 केल्विन टेम्परेचर है, कोई दूसरा टेम्परेचर है आपका लाइक यहाँ पे 300 केल्विन टेम्परेचर है, तो हीट का जो फ्लो हो रहा होता है वो हाई से लो की तरफ हो रहा होता है। इसको कौन बताता है, तो इसको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसको डायरेक्शनल लॉ कहते हैं, कि इसमें एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही होगी किस पाथ को फॉलो करते हो रही होगी, तो ये डिफाइन करता है। स्पेशली सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है उसमें केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट जो होता है वो आपको बताता है कि किस तरीके से जो हीट का इंटरेक्शन हो रहा होता है वो कैसे होगा, हीट ट्रांसफर जो रेट हो रहा होगा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हो रहा होगा, तो किस तरीके से हीट का इंटरेक्शन होगा ये बताता है। अगला क्वेश्चन, 2 kg ऑफ अ सब्सटेंस रिसीव 500 किलो जूल ऑलराइट and undergoing a temperature change from 100 degree Celsius to 200 degree Celsius, then average specific heat of a substance during this process equal to what। इन्होंने क्या बोल रखा है, एक 2 किलो का आपका कोई सब्सटेंस है जो कि 500 किलो जूल हीट को रिसीव करता है, मतलब मास जो है आपके पास 2 kg है, और यहाँ पे जो हीट जो है वो दिया हुआ है 500 किलो जूल। ठीक है, और इसकी वजह से जो टेम्परेचर में चेंज आता है, मतलब डेल्टा टी की बात करोगे तो फाइनल माइनस इनिशियल 200 माइनस 100 करोगे तो आपको 500 डिग्री सेल्सियस फाइनल चेंज देखने को मिलेगा। देन एवरेज स्पेसिफिक हीट इक्वल टू व्हाट, तो Q इक्वल टू MC डेल्टा टी होता है, तो MC डेल्टा टी होता है, आपको ये बात पता है। तो Q आपके पास में 500 है, M की वैल्यू 2 दिया हुआ है, C की वैल्यू निकालनी है, चेंज इन टेम्परेचर जो है आपका 100 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको 200 से डिवाइड करके देख लो, तो आप इसको 200 से जब डिवाइड करने जाओगे तो 2.5 आ जाएगा, मतलब 2.5 विल बी राइट आंसर। ठीक है जी, आई थिंक अभी के लिए इतना बहुत है। अब सेकंड पार्ट में रिमेनिंग जो लेक्चर होंगे उस पर कवर करेंगे अपन, बेसिकली जो इसके कुछ बचे हुए क्वेश्चंस हैं और जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के जो क्वेश्चंस होंगे वो अब आने वाले जो क्लासेज हैं उसमें हम अटेम्प्ट करने वाले हैं। ऑलराइट, थैंक यू।